टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। मध्य प्रदेश में विधायकों के लिए घर और गाड़ी खरीदने के लिए कर्ज की सीमा दुगनी होने जा रही है। अब विधायक 50 लाख तक के घर और 30 लाख तक की गाड़ी के लिए कर्ज ले सकेंगे। लेकिन जब एनडीटीवी की टीम ने विधायकों से इस बारे में सवाल पूछे तो पक्ष और विपक्ष सभी ने एक सुर में कर्ज लेने के डिमांड को सिरे से नकार दिया। अब सवाल ये उठता है कि अब कर्ज किसी को चाहिए ही नहीं तो सरकार ये प्रस्ताव लाई ही क्यों? विधायक को दोगुना कर्ज देने पर विवाद। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर बोला हमला। बीजेपी एमएलए ने कहा, कर्ज की मुझे नहीं आवश्यकता। कर्ज की आवश्यकता नहीं तो क्यों आया प्रस्ताव? मोहन सरकार के विधायकों को रियायती और ज्यादा कर्ज के फैसले पर एमपी में सियासी पारा चढ़ गया है। सरकार ने तो विधायकों की कर्ज की सीमा बढ़ाकर पक्ष और विपक्ष के सभी माननीयों को खुश करने की कोशिश की। लेकिन प्रस्ताव सामने आने के बाद जब एनडीटीवी की टीम ने विधायकों से इस पर बात की तो उनके सुर बदले बदले से नजर आए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि हमने कभी लोन लेने की बात नहीं की। हमने विकास के लिए जितने पैसे बीजेपी विधायकों को दिए जा रहे हों उतने ही पैसे कांग्रेस विधायकों को देने की मांग की। कमोबेश यही सुर कांग्रेस विधायक विवेक पटेल विक्की के भी हैं। देखिए, हमने तो कभी लोन की बात करी नहीं। हमने जरूर ये कहा कि कांग्रेस विधायक दल हो को भी जो निष्पक्ष रूप से जो आप बीजेपी के विधायकों को पैसे दे रहे हो विकास के लिए वो हमें दे। और मैंने तो पूरे 230 विधायकों की बात करी है कि सबके लिए 5 करोड़ रुपए आप विधायक निधि विकास निधि बढ़े जाए ताकि हम सड़क, पानी, तालाब, बिजली, अस्पताल ला सके अपने क्षेत्र में। विकास की बात पे मैं ज्यादा विश्वास रखता हूं। हमने मांग की थी कि हमारी विधायक निधि बढ़ाई जाए, 5 करोड़ की जाए। हमने मांग की थी कि 5 करोड़ जैसे 15 करोड़ दिया है, 5 विधायक को हमको दिया है। हमने ये मांग की थी। ये मांग हमने की नहीं है। ये तो रही कांग्रेस विधायकों की बात। अब बीजेपी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन विधायकों के लिए आवश्यक है जिनको वास्तव में आवश्यकता है। वैसे मुझे आवश्यकता नहीं है, ना मुझे लोन लेना है, ना गाड़ी लेना है। मेरे पास सब कुछ उपलब्ध है। इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं आप? वैसे जनता के हित में ज़्यादा निर्णय होना चाहिए, ना कि विधायकों के हित में होना चाहिए। विधायकों को ज़्यादा सुविधाएं ना दे। हम लोग नौकर है, जनता के सेवक है। मैं तो ये समझता हूँ इस टाइप की सुविधाएं देना उचित नहीं है। माननीयों को मिलने वाली प्रस्तावित कर्ज रियायत गजब की है। जो विधायक घर के लिए 25 लाख और गाड़ी के लिए 15 लाख तक कर्ज लेंगे उन्हें सिर्फ 4% ही ब्याज देना होगा। बाकी अनुदान के तौर पर सरकार भरेगी। यानी कर्जदार राज्य कर्ज लेकर माननीयों को मुफ्त में रेवड़ी बांटेगा। अब सवाल ये उठता है कि पहले से ही एमपी में विधायकों को कई सुविधाएं मिल रही हैं। ऐसे में लोन की सुविधा तब दी जा रही है जब इसकी कथित तौर पर न तो कांग्रेस विधायकों ने मांग की और न ही बीजेपी विधायक ऐसा चाहते हैं। तो ऐसे प्रस्ताव को लाने की जरूरत ही क्या थी? ऐसा ही एक प्रस्ताव यूपी में भी आया था जब तत्कालीन सीएम अखिलेश ने अपने शुरुआती कार्यकाल में विधायकों के लिए लग्जरी गाड़ी के लिए लोन देने का प्रस्ताव पास किया था। हालांकि बाद में किरकिरी होने पर उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया था। ये भी एक गौर करने वाली बात है कि मध्य प्रदेश के विधायकों को पहले से ही हजारों जो सुविधाएं हैं वो मुफ्त में मिलती हैं, चाहे वो वेतन भत्ते की बात हो या हवाई सफर जिस समय विधानसभा का सत्र चलता है, या फिर हम उस सुविधा की बात करें जिसमें उन्हें ट्रेन से सफर करने की सुविधा मिलती है। अब एक और नई सुविधा माननीयों के लिए जल्द ही जुड़ जाएगी। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। छत्तीसगढ़ सरकार ने दत्तक पुत्र अधिनियम में बड़ा बदलाव किया है। नए बदलाव के तहत अब दस्तावेजों में दत्तक पुत्र की जगह दत्तक संतान शब्द का उपयोग किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार के इस निर्णय को लैंगिक समानता और सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। प्यार के साथ चर्चा करत रहे। कन्हैया, सच में मैं अब डांटे हूँ। मैं आप मल्ला बार बार घूर के देखत रहे हूँ ना। एक सेती हम लोग छोटे बहनी समझ के क्षमा कर। पद्म विभूषण तीजन बाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की रहने वाली तीजन बाई ने साल 1969 में 13 साल की उम्र में जब पहली बार महाभारत की कहानियों का मंच प्रदर्शन किया तो देखने वाले हैरान रह गए। तब मंचों पर पंडवानी के प्रस्तुतिकरण की अपनी अघोषित परंपरा थी। महिला पंडवानी गायिकाएं केवल बैठकर गा सकती थीं, जिसे वेदमती शैली कहा जाता है। पुरुष खड़े होकर कापालिक शैली में गाते थे। तीजन पहली महिला थी जिन्होंने कापालिक शैली में पंडवानी का प्रदर्शन किया। 1970-80 के दशक में तीजन का ऐसा करना
पुरुषवादी सोच वाले समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने की दिशा में बड़ा कदम था। पद्मश्री फूलबासन बाई। राजनांदगांव जिले के एक छोटे से गांव सुकल दहयान की रहने वाली फूलबासन बाई यादव ने छोटी सी उम्र में शादी के बाद गरीबी करीब से देखी। समाज में महिलाओं को बदलने की इच्छा हुई और कुछ महिलाओं को इकट्ठा कर 2 मुट्ठी चावल और 2 रुपए एकत्रित कर स्व सहायता समूह की स्थापना की। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की व्यवस्था करने वाली फूलबासन की मां बमलेश्वरी स्व सहायता समूह में 8 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ गईं। इनकी देखरेख में प्रदेश भर में 14,000 से अधिक स्व सहायता समूह संचालित हो रहे हैं। तीजन फूलबासन की तरह अनगिनत ऐसी महिलाओं ने कई मोर्चों पर साबित किया कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं। सरकारी नारों में तो बराबरी दिखी, लेकिन सरकारी कागजों में नहीं। अब कम से कम छत्तीसगढ़ सरकार इन कागजों को बदल रही है, बच्चों को गोद लेने के मामले में दत्तक पुत्र अधिनियम में बड़ा बदलाव करके। सामाजिक सुधार की दृष्टि से मैं बताना चाहूँगा कि 1908 के इस अधिनियम में गोदनामा के लिए, एडॉप्शन के लिए, दत्तक के लिए केवल पुत्र का जिक्र है। पुत्री को उस एक्ट के मानसिकता साफ तौर पर दिखाई देती है कि उस समय के 1908 के परिदृश्य में पुत्री को शायद कोई गोद लेने की मानसिकता नहीं रखता रहा हुआ, इसलिए दत्तक पुत्र ही लिखा हुआ है, उसमें पुत्री नहीं लिखा हुआ है। तो जेंडर इक्वलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, माताओं बहनों के सम्मान की दृष्टि से उसमें पुत्री का भी शामिल होना जरूरी है। इसलिए पुत्र पुत्री दोनों को सम्मिलित करते हुए हमने पुत्र के जगह पर संतान रखा। छत्तीसगढ़ सरकार की इस पहल को सामाजिक सुधार और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले लोग सराह रहे हैं। संतान जब शब्द का जब सरकार ने जब इसका प्रयोग किया है, इसका जैसे लाने का जो निर्णय किया है, ये सही में बहुत ही अच्छा निर्णय है सरकार का। इसके लिए तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे सरकार को, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को, कि जिन्होंने इतनी अच्छी पहल की है। तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ योग्य है कि उन्होंने संतान शब्द का प्रयोग किया। संतान शब्द में कोई आइडेंटिफाई नहीं होगा, आइदर इट्स अ बॉय और गर्ल। संतान तो लड़का और लड़की दोनों ही होते हैं। तो ये स्वागतेय है, स्वागत करना चाहिए। बहुत बढ़िया कदम उठाया है और जेंडर इक्वलिटी को उन्होंने बढ़ाने के लिए इस प्रकार के दत्तक पुत्र शब्द में संशोधन किया है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। छत्तीसगढ़ में बच्चों को गोद लेने वाले आंकड़ों के मुताबिक राज्य में जनवरी 2021 से फरवरी 2025 तक 417 बच्चों का गोदनामा किया गया। राज्य में जनवरी 2021 से फरवरी 2025 तक 369 बच्चे गोदनामा के तहत देश के अलग अलग राज्यों में गए। राज्य में पिछले 5 सालों में 48 बच्चों का गोदनामा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया। कुल 417 बच्चों में 246 लड़कियों का गोदनामा हुआ। सभी के दस्तावेजों पर दत्तक पुत्र अधिनियम 1908 का जिक्र है। गोदनामा अधिनियम में छत्तीसगढ़ सरकार ने दत्तक पुत्र की जगह दत्तक संतान शब्द का उपयोग कर सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम जरूर उठाया है, लेकिन आज भी समाज में कई ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनमें पुरुषवादी मानसिकता को ही बढ़ावा मिलता है। मसलन किसी भी सरकारी गैर सरकारी आवेदन या शपथ पत्रों में करता हूँ ऑब्लिक करती हूँ का ऑप्शन होना, यानी कि स्त्री से पहले पुरुष को प्राथमिकता देना। इसके अलावा बोलचाल में अपनी बेटी को भी ये मेरा बेटा है कहकर बुलाना, जैसे तमाम उदाहरण हैं। ये उदाहरण बताते हैं कि लैंगिक समानता की दिशा में समाज में हर स्तर पर अब भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। नीमच नगर पालिका परिषद के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस के पार्षद आपस में भिड़ गए और फिर जमकर हाथापाई हुई। नगर पालिका अध्यक्ष के स्वागत करने की बात पर यहां हंगामा हुआ और फिर नौबत मारपीट पर आ गई। देखिए रिपोर्ट। आपस में भिड़े कांग्रेस के नेता, नगर पालिका अध्यक्ष के स्वागत पर हंगामा, कांग्रेस के एक पार्षद के स्वागत करने पर हंगामा, नेता प्रतिपक्ष के विरोध के बाद हाथापाई, आपस में धक्का मुक्की कर रहे ये लोग नीमच में कांग्रेस के पार्षद हैं। मामूली सी बात और नौबत सिर्फ टॉवल की आ गई। जी हां, नगर पालिका अध्यक्ष के स्वागत की बात पर नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति और कांग्रेस पार्षद हरगोविंद दीवान हाथापाई पर उतर आए। दोनों के बीच हाथापाई की वजह बीजेपी खेमे से नगर पालिका अध्यक्ष का होना भी है।
दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब शहर के इंदिरा नगर की पार्षद सुमित्रा मुकेश पोरवाल बजट सत्र के दौरान अपने वार्ड में एक सड़क स्वीकृत होने से उत्साहित होकर नगर पालिका अध्यक्ष का चलते बजट सत्र में स्वागत करना चाह रही थी, जिस पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश पोरवाल ने आपत्ति जताई और कहा कि उन्हें इस वक्त विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करना चाहिए और बाद में अध्यक्ष का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करना चाहिए। इस बीच दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और इसी को लेकर कांग्रेस पार्षद हरगोविंद दीवान और नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति के बीच तू मैं होने लगी और देखते ही देखते नौबत हाथापाई पर आ गई। हालांकि वहां मौजूद दूसरे कांग्रेस पार्षदों और बीजेपी पार्षदों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। आज वो इतने महत्वपूर्ण प्रश्न थे कि अगर वो ओपन हो जाते तो शहर में बवाल मच जाता कि नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा कितना घपला किया जा रहा है। लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष को इसलिए मालूम था, उन्होंने पूर्व नियोजित तरीके से उन पार्षद से स्वागत करने की प्रक्रिया बना रखी थी और जैसे ही हम लोग इस पर कर रहे थे उन्होंने जाके स्वागत की प्रक्रिया अपने लगी। इस बात को लेकर हमारे कांग्रेस के साथियों ने और कांग्रेस के पार्षदों ने ऑब्जेक्शन लिया और उनको कहा कि आपके द्वारा जो किया गया स्वागत करना है घर जाके कीजिए, लेकिन परिषद के अंदर विपक्ष को अपना काम करने दीजिए, आपके निजी रिश्ते आप घर पे निभाइए। इस बात को लेकर हमारी बहस हो रही थी। जिला अध्यक्ष को अवगत कराएंगे और प्रदेश को अवगत कराएंगे और हम लोग ये मांग करेंगे कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो मैं खुद ऊपर वालों को बोलूंगा कि या तो भैया मेरे से इस्तीफा ले लियो या इन पे कार्रवाई करो। सुना आपने, नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष का गुस्सा 7वें आसमान पर है। नौबत पार्टी से बर्खास्तगी तक आ गई है। वहीं कांग्रेस पार्षद सुमित्रा मुकेश पोरवाल का तर्क है कि नगर पालिका अध्यक्ष ने क्षेत्र में एक सड़क दिया है जिसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहती थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जिद पर अड़ा है। आपत्ति किसी ने भी नहीं करी। आपत्ति ये है, उन्होंने बोला कि मेरे वार्ड में काम हो चुका है, उसके लिए ये चीज है। तो हमको फिर सारे वार्डों में थोड़ी हमारे वार्ड की दिशा देख के क्या समस्या हो रही है, नालियाँ फुल हो रही है और सड़कें सारी बेकार हो रही है, तो आओ तो सर हमारे वार्ड में। लगता है कांग्रेस आपसी लड़ने की तस्वीर आ रही है जिस तरीके से कांग्रेस एक नहीं है। ऐसा नहीं, कांग्रेस एक है, पर इसीलिए तो इन्होंने बोल रहे थे कि ये चीज तुमने गलत करी, तुमको करना था तो बाहर या उनके ऑफिस में जाके करते। अब भी चुनाव में जीत के बाद जनप्रतिनिधि सबका होता है और अगर नगर पालिका अध्यक्ष ने जीत के बाद किसी कांग्रेस पार्षद के क्षेत्र में सड़क की सौगात दी है तो उनको बधाई देने में हर्ज ही क्या है। इसमें आपत्ति जताना तो ठीक है, लेकिन नौबत सिर्फ टॉवल की आ जाए तो समझिए पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। नीमच से एनडीटीवी के लिए मनीष पुरोहित की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला अस्पताल में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां रिश्वतखोरी का बड़ा मामला सामने आया है। गर्भपात और नसबंदी के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब डॉक्टर और जिला अस्पताल के कर्मचारी आपस में ही एक दूसरे की पोल खोलने लगे। पहले एक खास रिपोर्ट आपको इस मुद्दे पर दिखाते हैं क्या कुछ चीजें चल रही होता है। जो 4 महीने का धुलाई होता है ना, 2000 में नहीं होता है। एमटीपी केस की कोई नहीं लेता है हाथ में। 5 दिन का 10 दिन भी अटके रहोगे ना, कोई नहीं करता है। नहीं मैम, पैसा नहीं है इसलिए। ठीक है ना, और भगवान तुम लोग को गरीब कर। मेरे को कोई क्लिप नहीं पता, मेरे द्वारा इस तरह से नहीं बोला था। ये डॉक्टर वंदना चौधरी हैं। बिलासपुर जिला अस्पताल में सर्जन हैं, लेकिन इन पर आरोप बेहद गंभीर हैं। आरोप है कि डॉक्टर वंदना ने एक 4 महीने की गर्भवती महिला का अबॉर्शन और फिर नसबंदी की। इसके बदले डॉक्टर ने महिला और उसके परिवार से रिश्वत भी मांगी है। इसका एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हम बोले थे 7 बच्चा 8 बच्चा करने के लिए, नहीं हम बोले थे दवाई खाने के लिए, पैसा ही नहीं मैम, सब गरीब मत जाओ, आदमी है। एकदम गरीब आदमी बनो और गरीब बन जाओ। जाओ डॉक्टर को धोखा दोगे ना, मेरे को मुंह दिखाना, बस झूठ बोलते हो तुम लोग। 4 महीने का हमने बोला था कि धुलाई करो, नहीं 3 महीना पूरा हो गया, 4था महीने का अबॉर्शन कौन करता है जी? 5 दिन सेट किए कौन करता है? छूटे तक नहीं, हम भी, मेरी ड्यूटी भी नहीं थी। क्यों हम करेंगे 4 महीने का अबॉर्शन? हमने बोला था 4 महीने का अबॉर्शन खाओ, दवाई खाओ, रुको। ये सब गलत काम नहीं करते, हम नहीं करते हैं। जिंदा बच्चा को नहीं निकालते, बोलती है साफ। हमको बहुत गुस्सा आता है। काम धोखा से कराओगे ना तुम लोग, 1000 बार धोखा खाओगे। एनडीटीवी ने इस खबर को बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ दिखाई और असर ये हुआ कि डॉक्टर वंदना चौधरी को फिलहाल ऑपरेशन थिएटर से हटा दिया गया है। वो अब ऑपरेशन नहीं करेंगी और ओपीडी में ही सेवा देंगी। मुझे पता चला कि डॉक्टर वंदना चौधरी जो अभी जिला अस्पताल में पदस्थ है, उनके द्वारा गर्भपात करके उस नसबंदी किया गया एक महिला का, जिसे मितानी द्वारा लेके आया गया था। मितानी से उन्होंने पैसा
देने की मांग की, तो मितानिन द्वारा मना किया गया कि वो पैसा नहीं दे सकती, परंतु उसमें उनका वीडियो रिकॉर्डिंग भी उनके द्वारा भेजा गया है कि इनके द्वारा मांग किया गया 6,000 रुपये दो, अन्यथा मैं कई तरह से उनको दबाव डाल रहे थे। उस पर जांच के लिए मैं सिविल सर्जन महोदय से भी चर्चा किया हूँ। उनके द्वारा बताया गया कि जांच कमेटी बना दी है और अभी फिलहाल नसबंदी जैसे अन्य ऑपरेशन से उनको पृथक करके और अपने ओपीडी में बैठाने के लिए निर्णय लिया जा रहा है। दरअसल मामला इतना सरल और साफ सुथरा है नहीं। जिला स्तर में भ्रष्टाचार का जाल बिछा हुआ है। अस्पताल में इलाज कम, भ्रष्टाचार और राजनीति का अड्डा बना हुआ है। ये बातें हवा हवाई नहीं है। सुनिए डॉक्टर वंदना चौधरी ने खुद एनडीटीवी से बातचीत में क्या कहा है। मेरे नाम पे यहाँ पे बहुत लोग पैसे ठग रहे हैं, वहाँ पे टोटल दलाली हो रही है, वहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। मेरे नाम पे 10,000 5,000 खुलेआम लिया जा रहा है। एक कहावत है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इस कहावत को डॉक्टर वंदना चौधरी ने तो एकदम सही साबित कर दिया। जब डॉक्टर वंदना पर आरोपों के पहाड़ टूटा तो फौरन उन्होंने अपने साथी डॉक्टर की ही पोल खोल दी। हम लोग काउंसलिंग जरूर करते हैं, समझाते जरूर है कि आप दूसरा अल्टरनेटिव मेथड कर लो, लेकिन इस तरह से मेरे द्वारा जो इल्जाम लगाया है सरासर गलत है और ये टोटल अनिल गुप्ता सिविल सर्जन के द्वारा षड्यंत्री चाल चल रहा है। ये 3 साल से लगातार हो रहा है। उन नौकरी खाने के पीछे पड़े हैं, 2 साल से स्थानांतरण के पीछे पड़े थे, अभी सीधा कलेक्टर सर से अनुमोदन करा के बिना कोई कार्रवाई के, बिना कारण बताओ नोटिस किए गए, उसके बाद वो एक तरफा वो काम किए जा रहे हैं। आपके द्वारा 500 रुपया लिया गया, आपके द्वारा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने रूम में बुला के सारे पेशेंट से लिखवाते हैं और ये षड्यंत्री चाल कंटिन्यू 3 साल से चल रहा है। अब बात धीरे धीरे समझ आने लगी है। दरअसल ये तो साफ है कि मामला सिर्फ पैसे का है, लेकिन राजनीति इसमें ना घुसे ये कैसे संभव होता। बस लगा दिया डॉक्टर वंदना चौधरी ने नेताओं को फंडिंग का आरोप। मैं जब सिविल सर्जन को बोली कि सर ऐसी ऐसी बात है, मेरे पीछे नेता लग रहा है और संडे आ रहे हैं, फंडिंग चाहिए मेरे नाम से, तो मैं मना कर दी कि मैं सिविल सर्जन सीएमओ नहीं हूँ, मैं कहाँ से फंड दूंगी, मैं तो सेवा कर रही हूँ, फ्री सेवा, यही मेरा सबसे बड़ा उपकार है। तो उस कंटिन्यू जब से क्लास 1 बन के आया ना, कंटिन्यू मेंटली हरास, पॉलिटिकली हरास, इल्जाम लगाना। हालांकि डॉक्टर मैडम बेहद मासूम दिखाई पड़ती हैं। इन्होंने बता दिया कि वो सीएमओ और सिविल सर्जन तो है नहीं, कहाँ से देंगे रिश्वत, होती तो शायद सोचती। खैर ये सब भ्रष्टाचार के जाल हैं, पिसते तो सब हैं, लेकिन बेचारी भोली जनता पिसने के बाद भी आवाज नहीं उठा पाती। बिलासपुर जिला अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। जिला अस्पताल में पदस्थ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना चौधरी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनके खिलाफ शिकायत किया गया है। डॉक्टर चौधरी के खिलाफ उन्होंने पूरे मामले को खारिज करते हुए सिविल सर्जन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही जिला अस्पताल में पदस्थ अन्य डॉक्टरों के ऊपर भी वसूली के आरोप वंदना चौधरी ने लगाया है। इस पूरे मामले में देखना होगा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला प्रशासन किस तरह कार्रवाई करती है। एनडीटीवी बिलासपुर से दुर्गा प्रसाद मिर्धा। धार में नगर पालिका कार्यालय में सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 14 महीने से आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, जिसकी वजह से उनका और उनके परिवार का गुजारा मुश्किल से हो रहा है। अपने हक की मांग को लेकर हंगामा कर रहे ये लोग धार नगर पालिका में सफाई कर्मचारी हैं। 14 महीनों से जब इनको वेतन नहीं मिला और परिवार भुखमरी की कगार पर आ गया तो ये प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए और मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कार्यालय पर जा धमके। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को उनके सामने कुछ इस तरह से रखा। आज हम इसलिए आए हैं कि हमारे को जो 3 महीने का वेतन नहीं मिला है। दिवाली ऐसी निकल गई, होली ऐसी निकल गई, अभी रण पंचमी ऐसी निकल गई और हमारा जो 7 साल का जो जीपीएफ वो नहीं जमा हो रहा है, एरियल जमा नहीं हुआ है हमारा। और हमारे जो आउटसोर्स वाले भाई लोग हैं उनके 14 महीने की तनख्वाह बाकी है। दैनिक भोजन भोगियों की 5-6 महीने की तनख्वाह बाकी है। कोई किराने वाला हमारे उधार नहीं दे रहा है, तो आखिर क्या करें। अभी हमने अध्यक्ष महोदय से चर्चा करी थी, अध्यक्ष महोदय कह रहा है कि अगले महीने तक आप काम निराकरण कर देंगे। ये तनख्वाह के विषय में प्रदर्शन कर रहा है सर। क्या किया आज, क्या करा, जैसे आगे अध्यक्ष महोदय से मिले, उन्होंने बोला कि हम कर रहे हैं, तुम्हारा निराकरण करते हैं तनख्वाह के लिए। इसलिए हमको संतुष्ट नहीं हुई उनकी बात पे, तो हमने पूरा ऑफिस को कर्मचारियों को बाहर निकाल के बंद करवाया। अभी काम कम 14 महीने का आउटसोर्स वालों का वेतन नहीं मिला
इनका परमानेंट का जीपीएफ जमा नहीं हुआ, तो आखिर करे क्या? इधर त्योहार आ गए, सारे त्योहार निकल गए, ऐसी तनख्वाह समय पर मिलती नहीं है। आज तारीख क्या हो रही? 27, 26, 25 तारीख हो गई। 25 तारीख में भी अभी आश्वासन नहीं मिल रहा हमारे को कि 27, 28 तारीख में देंगे तनख्वाह। ये त्योहार कैसे करेंगे हम लोग? हालांकि कर्मचारियों की मांग पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी विकास डावर ने जल्द ही समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया। साथ ही वेतन न देने के पीछे नगर पालिका की वित्तीय स्थिति को वजह बताया। त्योहार आ रहा है और त्योहारों को देखते हुए भी वाजिब चीजों को लेकर आज उनका एक प्रतिनिधित्व मंडल, चूंकि मैं मीटिंग में था, उससे पहले अध्यक्ष प्रतिनिधि जी से मिला था सैलरी को लेके कि एक बार में त्योहार आ रहा है तो हम लोग को 2 महीने की तनख्वाह एक साथ मिल जाए, और कुछ आउटसोर्स कर्मचारी जिनकी ज़्यादा सैलरी बाकी है उन लोगों को सैलरी भी का भुगतान हो जाए। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो राशि आने वाली है संभवतः अगले सप्ताह आ जाएगी। उस राशि से हम इन जो कर्मचारियों की मांगे हैं, जैसे कि सैलरी का भुगतान हो जाए, एनपीएस जीपीएफ का भुगतान हो जाए, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो जितने महीनों की तनख्वाह बाकी है लोगों की, उनका समय पे भुगतान हो जाए। सभी लोगों से भी चर्चा हुई है और एक सार्थक चर्चा हुई, जिसका परिणाम ये है कि सभी कर्मचारी अपने काम पे लौटे हैं और उनको एक अच्छा सकारात्मक रूप से हमने जवाब दिया है, जिससे कि उनको आने वाले समय में सही समय पे वेतन का भुगतान हो सके। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने वित्तीय स्थिति को वेतन न मिलने की वजह तो जरूर बताई, लेकिन साथ में कर्मचारियों को उसका सॉल्यूशन भी बता दिया। विकास डाबर ने कहा कि दुकानों की नीलामी और वसूली से जो राशि आने वाली है, उससे कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। चलो देर से ही सही, लेकिन कर्मचारियों को वेतन मिल जाने से उनके और परिवार के लोगों की गाड़ी फिर से पटरी पर दौड़ सकेगी। धार से एनडीटीवी के लिए साबिर खान की रिपोर्ट। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में मां ज्वाला के साथ खुले जंगलों में छोड़े गए चीतों के 4 शावक तफरीह के लिए निकल पड़े। जंगल से निकलकर ये शावक ग्रामीण इलाके श्यामपुर गांव में पहुंच गए। फिर क्या हुआ, हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए। मां ज्वाला और उनके 4 बच्चे, इन्हें हाल ही में बाड़े से आजादी मिली है और इस आजादी का लुत्फ ये खूब उठा रहे हैं। लेकिन कूनो नेशनल पार्क से निकलकर जिस तरह से ये गांव में पहुंच गए, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है, वो भी सबसे ज्यादा खुद इन चीतों के लिए। जिस तरह से इन्होंने श्योपुर ग्वालियर ब्रॉडगेज रेलवे ट्रैक को पार किया, उससे इनकी जान के लिए पैदा खतरे को बखूबी समझा जा सकता है। बहरहाल अपने बीच चीतों को देख ग्रामीण जिस तरह से उनके पीछे पीछे भागते नजर आए, वो दोनों के लिए ठीक नहीं। ये देखिए कैसे इंसानों की भीड़ और चीते बिल्कुल एक दूसरे के पास पास नजर आ रहे हैं। यकीनन ये कभी भी एक दूसरे के लिए खतरा बन सकते हैं। इसी बीच एक चीता कैसे बछड़े पर हमला करता है, वो भी देखिए। इसके बाद बछड़े को बचाने के लिए जिस तरह से इंसानों ने चीतों पर पत्थर बरसाए, वो यकीनन चिंता की बात है, क्योंकि इस तरह के संघर्ष अगर बार बार दोहराए गए तो खतरे दोनों के लिए होंगे, इंसानों के लिए भी और चीतों की जान को भी। दरअसल ज्वाला और उसके शावकों से पहले भी कई चीते कूनो के जंगलों से भागकर यूपी राजस्थान की सीमाओं में जा चुके हैं, जिन्हें सुरक्षा के चलते ट्रैंकुलाइज कर वापस कूनो में लाया गया था। ऐसे में अब देखना कूनो प्रबंधन को है कि कैसे चीते आजाद तो रहे, लेकिन ये आजादी ना इनकी जान की कीमत पर हो, ना इंसानों के नुकसान की कीमत पर। बहरहाल ज्वाला और उसके 4 बच्चे भले ही मौज मस्ती के लिए निकले हों, लेकिन इंसानों की मौजूदगी और उसके रवैये ने इन्हें आज डराया जरूर होगा। ऐसे में उम्मीद करनी चाहिए कि आइंदा ये भी अपने दायरे में रहेंगे, और अगर कभी गलती से रास्ता भटक भी गए तो इंसान भी अपनी हद में रहेंगे और कूनो प्रबंधन अपना काम करेगा। एनडीटीवी के लिए अजय राठौर की रिपोर्ट। कहते हैं माँ की मोहब्बत बेपनाह होती है, साथ ही मौसिया भी माँ की तरह ही बहन के बच्चों पर प्यार लुटाती है। ये कहावत वैसे तो इंसानों के लिए बनी है, लेकिन अब इस मिसाल को जंगल के खूंखार जानवर बाघिन ने पेश किया है। बताया जा रहा है कि सीधी के संजय तुर्की टाइगर रिजर्व में बाघिन T28 है, जिसकी बहन T18 की 2022 में ट्रेन दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद से वो अपने 3 शावकों के साथ बहन के 3 शावकों को भी पाल रही है।
इसलिए जंगल में उसे मौसी मां के नाम से जाना जाता है। देखिए रिपोर्ट। मां की मोहब्बत बेपनाह होती है, इंसानों में ही नहीं, खूंखार जानवरों में भी। जंगली कहलाने वाले जानवर भी ममता की कोमल भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं। इसकी मिसाल है मध्य प्रदेश में संजय डुबरी टाइगर रिजर्व की बाघिन T28। वो मौसी मां के नाम से भी मशहूर है। इसकी वजह खास है। 2 साल पहले उसकी बहन T18 एक ट्रेन हादसे का शिकार हो गई थी, लेकिन उसके 3 शावक अनाथ नहीं हुए। उन्हें मौसी T28 से मां का प्यार मिला। T28 जो बाघिन है हमारे यहाँ की, उसको मौसी मां भी कहते हैं। अभी उसके वर्तमान में 4 शावक हैं। इसके पहले उसने 6 शावकों का लालन पालन किया है, जिसमें से 3 तो उसके अपने शावक थे, 3 उसकी बहन के शावक थे। 2022 में उसकी बहन थी T18 मादा बाघ, उसकी ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके कि 3 शावक अनाथ हो गए थे। उसके बाद उसने उनको ये कह सकते हैं कि अडॉप्ट कर लिया। T28 ने तीनों शावकों को अपने बच्चों की तरह पाला पोसा, खिलाया पिलाया और शिकार समेत जंगल में रहने वाले बाघ के लिहाज से सारे हुनर सिखाए। आज T28 4 नए शावकों की मां है। मौसी मां के रूप में उसने जिन 3 शावकों को पाल पोस कर बड़ा किया, वे जंगल के किसी और हिस्से में अपनी दुनिया बसा चुके हैं। उसके 3 और अपने 3 को 6 को इकट्ठा पाला है 2 साल, जो कि अब अलग अलग दिशाओं में चले गए हैं बाघ। 2 अभी भी हमारे यहाँ है और अभी उसका दूसरा लिटर है, तो इसीलिए अब उसको हम मौसी मां कहते हैं। और आज भी सबसे ज़्यादा साइटिंग उसी की द्वारा हो रही है, जिसके 4 बाघ भी हैं, वो भी अब बड़े हो गए हैं, सब एडल्ट कैटेगरी में आ गए हैं वो। तो T28 है, 4 बाघ हैं और T17 भी है अभी, वही जो जिसकी जो बहन थी उसके भी हमारे यहाँ अभी 3 शावक और हैं। बाघिन T28 की ममता भगवान श्री कृष्ण की जीवनी याद दिलाती है, जहां जन्म देने वाली और पालने वाली मां के प्यार में कोई फर्क नहीं था।